यदि राष्ट्रीय जनता दल का सबसे कम उम्र का कुछ एक होंगे जो मेरे एज के समकक्ष होंगे, मेन विंग का जिला अध्यक्ष हूँ, ये किसी एमएलए एमपी मंत्री बनने से कहीं बड़ा सम्मान है। नमस्कार, मैं जगदीश झा गुड्डू आज उपस्थित हूँ राष्ट्रीय जनता दल अररिया के जिला अध्यक्ष मनीष यादव जी के साथ। इनका परिचय मैं पहले थोड़ा सा बता दूं, फिर तो बात होगी ही और सब कुछ ये स्वयं बताएंगे ही कि आपके पिताजी स्वर्गीय भारतेंदु यादव जी अररिया कांग्रेस के जिला अध्यक्ष होते थे। 2010 में आप कांग्रेस के टिकट पर नरपतगंज विधानसभा से चुनाव भी लड़े थे और पूरे बिहार में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री यूपीए 2 सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी सिर्फ एक सीट पर चुनाव प्रचार अभियान में आए हुए थे, वो नरपतगंज ही था। आज हम इनसे बातचीत करने आए हैं। अररिया में जो है अभी आप देख पा रहे होंगे कि पूरे बिहार में ही एसआईआर को लेकर, ये मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर तूफान मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष जो है घमासान प्रबल विरोध कर रही है। तो इनसे जानते हैं कि राजद संगठन की वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या कुछ हो रहा है, एसआईआर के विरोध में यहाँ क्या कार्यक्रम हो रहे हैं। और अभी हम लोगों ने देखा था कि कुछ लोग जो हैं ऑब्जर्वर भी आए हुए हैं, उनके विषय में भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के अररिया जिला अध्यक्ष मनीष यादव जी, आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू भाई। पत्रकारिता के अलावा हमारे अजीज दोस्त, हमारे मित्र भी आप रहे हैं। मैं थोड़ा सा जो है, जो मेरे ईश्वर तुल्य पिताजी परम श्रद्धेय स्वर्गीय भारतेंदु प्रसाद यादव जी, जिनको लोग मोहब्बत से, प्रेम से खोखा भाव के नाम से पुकारते थे, 2010 से पहले भी 2000 ईस्वी में वो नरपतगंज विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे और 22,585 मत उस वक्त भी उनको आया था। मैं जो एसआईआर जिसको लेकर आज पूरे देश के अंदर एक प्रकार का माहौल बना हुआ है, एक जन आंदोलन छिड़ा हुआ है, उसमें मैं बड़े साफ सुथरे तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि एसआईआर को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन ने कभी भी एसआईआर का विरोध नहीं किया। हमारा ये साफ मंतव्य है कि ये विशेषाधिकार भारतीय निर्वाचन आयोग का है, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। जो टाइमिंग जिसको लेकर आज बहस छिड़ी हुई है और मामला चूँकि सर्वोच्च न्यायालय में है, तो हमारे नेता जो बिहार के अद्भुत अभूतपूर्व असाधारण पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी ने, जो इंडिया गठबंधन के भी संयोजक हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर इस बात को जो है परिभाषित किया है कि जो विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये जब 2003 में हुआ था तो 2003 में लगभग 1 से 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में। और अभी जब 2 महीने पहले अप्रैल के महीने में जब भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के सभी राजनीतिक दल के जिलाध्यक्ष को उन्होंने 2 दिन के वर्कशॉप के लिए दिल्ली में आमंत्रित किया था और मैं भी सौभाग्यशाली था कि मैं भी राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष की हैसियत से दिल्ली में उस 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित हुआ था। कहीं दूर दूर तक इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई थी, कोई जिक्र नहीं हुआ था। जो स्वयं जो चुनाव आयोग के जो हेड हैं श्री ज्ञानेश गुप्ता, उन्होंने भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि इस प्रकार की कोई संभावना जो है अगले 1-2 महीने में ऐसे होने वाली है।
उल्टा जो है जितने भी राजनीतिक दल के साथी थे, खास तौर पे इंडिया गठबंधन के, उन्होंने फॉर्म नंबर 17C और अन्य चीज़ों के बारे में वहाँ पर चुनाव आयोग को आईना दिखाने का काम किया था। और उस सवाल का प्रॉपर जवाब जो है चुनाव आयोग की तरफ से हम लोग को नहीं मिला, संतुष्टिदायक को जवाब नहीं मिला। खैर बहरहाल वो तो डिटेल में चला जाएगा मामला। जो SIR है उसको लेके जो मैंने बताया कि टाइमिंग को लेके सवाल है कि जब चुनाव 2 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी और अक्टूबर पूरा चुनाव जो है प्रक्रिया जो है नॉमिनेशन का और कैंपेन का होगा और नवंबर डेडलाइन है सरकार बनाने का, तो ऐसी अचानक से क्या इमरजेंट सिचुएशन आ गई कि चुनाव आयोग को आनन फानन में SIR के लिए इस प्रक्रिया को शुरू कराना पड़ा। SIR के पीछे जो हमारी आपत्ति है, एक तो ये है कि जिस काम को करने में 1.5 से 2 साल लगे वो आप 26 दिन के अंदर कैसे कराएंगे। दूसरी आपत्ति ये है कि आपने 11 डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे हैं जो डॉक्यूमेंट किसी भी तरीके से फिजिबल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी आपत्ति, जो आज देश के अंदर जो सबसे प्रमुख डॉक्यूमेंट है हमारा आधार कार्ड, जिस आधार कार्ड के आधार पर वोटर ID की डुप्लीकेसी वो बंद हो, इसके लिए आप आधार कार्ड से लिंक कराते हैं। पासपोर्ट भी बनाते हैं आप, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी है वो आधार कार्ड है। यहाँ तक कि आप एक पंचायत में एक छोटी से छोटी योजना का पैसा भी भेजते हैं तो आप खाता जो है आधार कार्ड से लिंक कराते हैं। यानी कहने का आशय ये है, जो आधार कार्ड ऑलमोस्ट एक तरीके से आज के वक्त में एक तरीके का सिटीजनशिप है, आपने कहा कि हम उस आधार कार्ड को मान्य डॉक्यूमेंट नहीं, दस्तावेज नहीं मानते हैं। साथ ही आपने राशन कार्ड को भी दरकिनार कर दिया, वोटर ID को भी दरकिनार कर दिया। तो जो 11 डॉक्यूमेंट्स आपने मांगे हैं, तो आप थोड़ा पीछे जाइए, बहुत पीछे नहीं जाइए। 2019-20 के दरमियान की बात है कि जो ये लोग NRC ला रहे थे, NRC, CA और NPR, जिस वक्त पूरे देश में जन आंदोलन छिड़ा और उस आंदोलन की धमक थी और फिर कोविड भी आ गया, जो इनको जो है उस वक्त ये लागू नहीं कर पाए। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये NRC लागू करने का प्रयास है और इनकी मंशा बिल्कुल क्लियर है। जो इन्होंने अपना इंटरनल सर्वे कराया, उस इंटरनल सर्वे में जो भारतीय जनता पार्टी, RSS और NDA ने जो बिहार की ज़मीनी हकीकत से उनको जब वाबस्ता होना पड़ा, जब उनको इस बात का इल्म एहसास हुआ कि करारी शिकस्त मिलने वाली है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, तब जैसी इनकी फितरत है, जहाँ भी इनको हार की आशंका नज़र आती है, जहाँ ज़मीन खिसकती भी नज़र आती है, तब ये बैकडोर से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, कभी ED, कभी CBI, कभी इनकम टैक्स और अब चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग के माध्यम से बैकडोर से इनकी क्लियर कट मंशा है कि राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी ताकत है वो गरीब वोटर, वो दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज, जो सबसे अंतिम पायदान पर बैठा हुआ वोटर है। और जैसे हमारे परम श्रद्धेय गरीबों के मसीहा पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। तो आप उस गरीब वोटर के नाम को येन केन प्रकारेण आप उनको मतदान सूची से छांटकर आप बैकडोर से सत्ता की दहलीज पर पहुंचना चाहते हैं। भाजपा कह रही है क्या कि ये जो है महागठबंधन को इसलिए डर है क्योंकि वो घुसपैठियों का जो है नाम बचाना चाहते हैं, जो उनके सरकार में जोड़ा गया है, इसलिए उनको जो है दर्द भी है और डर भी है।
जनता में कहीं कोई भय नहीं है। एक और चीज़ देखने में आया, जैसा कि आपने बताया कि बड़ी संख्या में गरीबों, वंचितों, दलितों के नाम काटे जाने की संभावना है, तो नाम जुड़वाने के लिए विपक्ष के बीएलए मैदान में नजर नहीं आए। मतदाताओं के साथ विपक्ष क्या बूथ पर खड़ा हो पाया? देखिए, एनडीए वाले जो कह रहे हैं कि घुसपैठिए के नाम को छांटने के लिए या उनको जो है मताधिकार से वंचित करने के लिए उनकी ये प्रक्रिया है, तो इसके लिए कौन रोक रहा है? हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हम एसआईआर के विरोध में हैं। 2003 से आप कह रहे हैं कि 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, उसके बाद से आप डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। बिहार में 2005 से लेकर 2025 तक आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। बीच में थोड़े समय के लिए इधर हुए। और 11 साल से 2014 से नरेंद्र मोदी अमित शाह की सरकार है केंद्र में, और बिहार में पिछले 20-25 वर्षों से नीतीश जी की सरकार है। तो यदि घुसपैठिए आ रहे हैं, उस घुसपैठिए के वोट की बदौलत नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो वो स्वयं अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जब चुनाव की बात आई है तो आते हैं फिर अररिया। आपके नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, आपके जिला अध्यक्ष रहते। अच्छा परफॉर्मेंस पार्टी का अगर 2019 के चुनाव से तुलना करें तो आपके उम्मीदवार को अच्छा वोट आया, हार का अंतर बहुत कम हुआ आपके नेतृत्व में। क्या लगता है 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें 2020 की पुनरावृत्ति नहीं होगी? इसके लिए राजद कहें कितना तैयार है, महागठबंधन कितना तैयार है कि 2020 के परिणाम की पुनरावृत्ति नहीं हो, बेहतर परिणाम है? देखिए, 2020 से पहले 2019 आया, और अररिया जो कि भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। याद करिए कि अररिया में 2014 में भी जब पूरे देश में माहौल एक तरफ का था, और 2014 के अंदर भी जो सीमांचल के गांधी, हम सबों के गार्जियन और राष्ट्रीय जनता दल की रीढ़ और रूह परम आदरणीय तस्लीमुद्दीन साहब लोकसभा चुनाव जीत कर आए, और 2019 में एक अपवाद 2019 रहा। चाहे उसको आप जो कह लें, चाहे वो जिस प्रकार से गुमराह किया गया पूरे देश को पुलवामा के नाम पर, अन्य चीज़ों के नाम पर, उसमें मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, बड़ी संख्या में जो नौजवान पीढ़ी है वो कहीं न कहीं उस ध्रुवीकरण का शिकार हुए और हमें करारी शिकस्त मिली। उसी का साइड इफ़ेक्ट था, सिर्फ 1-1.5 साल के दरमियान 2020 का चुनाव हुआ, उसी का थोड़ा साइड इफ़ेक्ट था। उस प्रभाव को हम बहुत हद तक जो है रोक नहीं पाए थे, वरना आप यदि आकलन करें तो सभी 6 विधानसभा सीट पर अररिया तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी ने 50,000 से ज़्यादा वोट से जीत हासिल की। चाहे वो रानीगंज हो, रानीगंज विधानसभा में महज 2,000 के अंतर से हम चुनाव हारे या हराए गए। आप जान रहे हैं कि जिस तरह से 15-17 सीटों पर पूरे बिहार में देर रात धांधली हुई और जबरन हराया गया, उसमें रानीगंज विधानसभा की सीट भी थी। आप जोकीहाट ही चले जाएं तो अंतर महज 10,000 का, 10-11 हज़ार का अंतर था। वो भी क्या विशेष परिस्थिति थी? 6,000 का अंतर था। 6,000 का जी, 6,000 का अंतर था। वो भी एक विशेष परिस्थिति थी, आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। सिकटी विधानसभा भी आप आएँ तो सिकटी विधानसभा में भी 10-12 हज़ार का अंतर था। फॉरबिसगंज में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी। फॉरबिसगंज में भी जब पूरी तरीके से पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स बिल्कुल चुनाव के 2 दिन पहले बिल्कुल
उसने एकदम ध्रुवीकरण के राजनीति अपने चरम पे पहुंची, तब भी मुझे लगता है 19-20 हज़ार का अंतर रहा, यानी कि 10,000 वोट और चाहिए थे। नरपतगंज विधानसभा थोड़ा सा हमारे लिए भी इस बात को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नरपतगंज विधानसभा में लगभग 28,600 के आसपास का अंतर रहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हार और जीत एक अलग विषय है। जो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर और पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और 2 बार के विधायक रहे आदरणीय अनिल यादव जी ने बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़ा। और आप यदि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो 2015 से 2020 के दरमियान जो विकास का काम हुआ, जहां सड़क नहीं थी वैसी जगहों पे पूरे विधानसभा में सड़क बना और वो विधायक नज़र आते थे। आम गरीब जो मजलूम हैं उनको एहसास होता था कि अच्छा विधायक जी हैं। अनिल कुमार यादव जी के बारे में जी बिल्कुल, मैंने बोला ही, आदरणीय अनिल कुमार यादव जी, जो उन्होंने जो मानक बनाया, जो पैमाना उनका विकास का था, और उसके साथ साथ एक शासन जो है, जो एक लोकतंत्र में जनता मालिक है, तो जनता को भी इस बात का एहसास हुआ कि हमारा कोई विधायक है, कोई 2 बजे रात में ज़रूरत पड़ेगी तो बीडीओ हो, सीओ हो, थाना हो, वो इस बात को समझेंगे, उनको इस बात का डर होगा कि हम गरीबों के साथ अत्याचार नहीं कर सकते। आज क्या हाल है? आज विधायक विहीन नरपतगंज है। नरपतगंज में आपको महसूस ही नहीं होगा कि कोई एमएलए है। और ये मैं कह रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिलाध्यक्ष हूँ, मैं गिरी प्रखंड नरपतगंज है, गिरी विधानसभा नरपतगंज है, या मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ नरपतगंज, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। ये आप माइक लेके आप ऐसे ही अनगिनत किसी भी गांव पंचायत में चले जाइए तो आपको ये एहसास होगा कि जो इस वक्त नरपतगंज नेतृत्व विहीन है। 2024 में लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को मिली हार के बाद आपने जिलाध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। फिर पार्टी ने उसे स्वीकृत नहीं किया और आप जिलाध्यक्ष बनाए गए। कई बार सोशल मीडिया पर आपका विरोध भी होता रहता है, नजर आता है कि पार्टी के पदाधिकारी वो सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या लगता है 2025 के विधानसभा चुनाव में संगठन एकजुट रह पाएगा? इंडिया गठबंधन, राजद संगठन क्या आपस में गुटबाजी खत्म कर सारे लोग चुनाव जीतने के लिए काम करेंगे? देखिए, ये बात सही है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें लगभग 1.25 लाख वोट से हमारी हार हुई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं 2023 में जिलाध्यक्ष बना और 2024 में हम महज 20,000 वोट के अंतर से चुनाव हारे। यानी पूरे बिहार के अंदर यदि मीसा भारती जी के वोट को 6 लाख से ऊपर वोट आया था उनको, उसके बाद पूरे बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा 5,80,000 वोट वो अररिया में ही जो हमारे उम्मीदवार शहनवाज आलम साहब को आया। जो 2019 में प्रत्येक विधानसभा का आप रिजल्ट निकाल लीजिए और 2024 का निकाल लीजिए, प्रत्येक विधानसभा में हमारी बढ़ोतरी हुई है। 2019 में 70,000 वोट से नरपतगंज विधानसभा में हार हुई थी, वो लगभग 35-36 हज़ार पे आ गई, यानी बिल्कुल आधे पे आ गई। रानीगंज विधानसभा में हमने लीड किया, सिकटी विधानसभा में हमने लीड किया, जोकी और अररिया में भी पिछले बार की तुलना में हमने ज़्यादा लीड किया। यहाँ तक कि फॉरबिसगंज विधानसभा में भी 10 से 15 हज़ार की बढ़ोतरी हुई। वो जो सामाजिक न्याय और जो समरसता और जो भाईचारा, वो उसको लेकर जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने पूरे देश में एक माहौल बनाया, उसी का नतीजा रहा कि हम चुनाव यहाँ जीतते जीतते
बिल्कुल मुंह पे आके हारे हैं, सिर्फ 20,000 के अंतर से, और वो एक विशेष कारण जिस पे ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, आप सभी जानते हैं उस कारण से। तो रिजल्ट 7 तारीख या 8 तारीख को आया था और मैंने दूसरे दिन इस्तीफ़ा दिया था। अब आप कहेंगे कि सिर्फ 20,000 वोट के अंतर से आप हारे तो आपने इस्तीफ़ा दिया। तो मैंने चुनाव के पहले भी बोला था, ताली भी कप्तान को और गाली भी कप्तान को। जब आप जीतते हैं, जो जीत का श्रेय यदि आप लेते हैं, तो हार की जिम्मेदारी भी कप्तान को लेनी चाहिए। तो मैंने अपना नैतिक कर्तव्य समझते हुए, अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए मैंने इस्तीफ़ा भेजा। अलग बात है शीर्ष नेतृत्व ने इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं किया। दूसरी बात यह है, जो आपने कहा कि क्या पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार क्या एकजुट है, तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल परिवार जब हम कहते हैं तो वो जो परिवार का बोध होता है, वो जो भाव है, वो एहसास है, वो आपको पूरे ज़िले में नज़र आएगा। और जो परिवार के अंदर कभी यदि कोई टकराहट होती है, कोई बात होती है, तो बस उतनी ही है। और जहाँ कोई आप गुटबाजी और इस तरह की बात कर रहे हैं, तो वो तो आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएंगे। आप पत्रकारिता के क्षेत्र से हैं तो 90% तो मीडिया जो आज चौथा स्तंभ है, उसी के ऊपर सवाल उठते हैं कि सबसे ज़्यादा मीडिया जो है पक्षपाती रवैया अपनाती है। किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं आप, तो वहाँ पे आपको पक्ष और विपक्ष मिलेगा, हर प्रकार के लोग मिलेंगे। आप स्वयं प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण में भी यदि कमियां निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन जहां यदि वो तथ्यात्मक बात हो, यदि उस आलोचना में सब्सटेंस हो, तो निश्चित रूप से उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा जोड़ने का भाव रहना चाहिए। हम लोग एक समान इंसान हैं, एक सामान्य मानव हैं, कमियां हो सकती हैं, उससे सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और यदि आपकी नीयत साफ है, आपके इरादे नेक हैं, तो चीज़ें सुलझ जाती हैं। और राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल एकजुट है, पूरी यूनिटी के साथ 2025 में सभी 6 विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने के लिए जा रही है। इस चुनाव में 2025 विधानसभा चुनाव में जिला अध्यक्ष मनीष यादव जी कहीं दावेदार हैं क्या? अपनी भी उम्मीदवारी रख रहे हैं कहीं से? देखिए, हर एक व्यक्ति जो राजनीति में है, विशेषकर जो सक्रिय राजनीति में है, उनका प्राथमिक और अंतरिम उद्देश्य होता है कि वो सदन में पहुँचे। कोई भी व्यक्ति यदि ये कहता है उसकी अभिलाषा नहीं है, उसकी ख्वाहिश नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है। मैं भी 22-23 वर्षों से एक छात्र जीवन से एक कॉलेज यूनिट, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कॉलेज यूनिट के अध्यक्ष से मैंने राजनीति की शुरुआत की, और संघर्ष करते हुए छात्र जीवन से आज तक मैं, यदि राष्ट्रीय जनता दल का सबसे कम उम्र का, कुछ एक होंगे जो मेरे एज के समकक्ष होंगे, मेन विंग का जिला अध्यक्ष हूँ। ये किसी एमएलए, एमपी, मंत्री बनने से कहीं बड़ा सम्मान है, और मैं इसको पूरे दम और अभिमान के साथ कह रहा हूँ। लोग वहाँ भटक जाते हैं, उनको लगता है कि विधायक, सांसद ही बनना राजनीति में आने का असली मकसद है। राजनीति में विधायक, सांसद आप अपना कर्म करते रहिए, बनना होगा आप बन जाएंगे, नहीं बनना होगा आप लाख सर पटक लेंगे, आप नहीं बनेंगे, उसमें विचलित क्यों होना है। लेकिन एक सामान्य से सामान्य श्रेणी के कार्यकर्ता को, और राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में, और एक अपवाद छोड़ दिया जाए 2005 का नवंबर का चुनाव और 2010 का चुनाव, तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी आज तक रही है 90 के बाद से। उस पार्टी का जिलाध्यक्ष, एक तरीके से पार्टी ने एक नौजवान के हाथ में अपने पार्टी की पूरी इज्जत, अपनी लाज सौंप दी।
ये किसी एमएलए एमपी मिनिस्टर बनने से बहुत बड़ी बात है। मेरा एकमात्र उद्देश्य है, मेरा एकमात्र मकसद है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन की सरकार बने, और अपनी कोई विशेष अभिलाषा नहीं है। यदि पार्टी चाहेगी कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं निश्चित रूप से, मेरी दावेदारी है, मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं। मेरी भी अपनी ख्वाहिश है कि मैं भी विधानसभा जाऊं और नरपतगंज के लिए, जो नरपतगंज आज़ादी के बाद से आज तक चाहे जिस कारण से भी हो वो नरपतगंज की नारकीय स्थिति हो गई है, तो कैसे निखरेगा नरपतगंज, इस भाव को लेकर मैं भी विधानसभा में गरजना चाहता हूं, बरसना चाहता हूं। और उसके लिए मेरे पास प्रॉपर रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है, कैसे नरपतगंज विकास के रास्ते पर चरम उत्कर्ष तक पहुँचे, उसके लिए मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन मुख्य मकसद हमारा ये है कि तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और राष्ट्रीय जनता दल की सत्ता में वापसी हो। विशेष तौर पे नरपतगंज विधानसभा, जहाँ जो कि मेरा गृह विधानसभा है, वहाँ पर यदि 29,000 वोट से हमारी हार हुई तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आप चुनाव के बाद फिर आपसे बात होगी। यदि हम 29,000 वोट से चुनाव हारे थे, हम 29,000 से ज़्यादा वोट से 2025 के नरपतगंज विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन की धमाकेदार वापसी होगी। कौन उम्मीदवार होगा उससे कोई मतलब नहीं है, जिनको भी पार्टी सिंबल थमाएगी उनकी जीत सुनिश्चित करना एक जिलाध्यक्ष के नाते भी, और वहाँ का मतदाता होने के नाते भी, और पार्टी का जो है कार्यकर्ता होने के नाते भी मेरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त मनीष यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के अररिया जिला अध्यक्ष, और परिचय मैंने पहले ही बताया है। अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा, क्या कुछ पूछा जाना चाहिए, क्या इनका जवाब कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूं। जय हिंद।